नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। और आज की जो वीडियो है वो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट भी हो सकता है अगर आपने शुरू से लेकर लास्ट तक सारी इंफॉर्मेशंस को ध्यान से सुना और समझने का प्रयास किया तो ही। वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट द सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडियन एनजीओज। भारत की एनजीओ सेक्टर की जो लाइन है वो बहुत बड़ी है, बहुत ही विस्तृत रूप से फैली हुई है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो देयर आर मोर देन 42 लाख एनजीओज इन इंडिया। देश भर के अंदर लगभग 42 लाख एनजीओज हैं। इसमें से 33 लाख एनजीओ रजिस्टर्ड फॉर्म के अंदर हैं, यानी कि केवल 33,000 एनजीओज ही गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड रूप से हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, ट्रस्ट में हो, सेक्शन 8 में हो या अन्य पब्लिक ट्रस्ट एक्ट वगैरह में हो। तो केवल 33,000 एनजीओज रजिस्टर्ड हैं। टोटल एनजीओज 42 लाख एनजीओज हैं इंडिया के अंदर। इनमें से अगर हम बात करते हैं तो 9,000 एनजीओज जो बची, यानी कि 33 और 42 के बीच का ये जो फासला है 9 लाख एनजीओज का, दीज आर रनिंग ऑन द म्यूचुअल पब्लिक ट्रस्ट। म्यूचुअल पब्लिक ट्रस्ट क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे दुर्गा पूजा समिति बनी होती हैं या इस प्रकार की जो है रामलीला कमेटी बनी होती है, जो छोटी छोटी कमेटी छोटे छोटे लोगों द्वारा संचालित किया जाता है कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स के लिए, यानी कि उस साल भर में एक प्रोग्राम करते हैं और उसके लिए उन्होंने एक दानकर्ता रसीदी छपवाई हुई होती है और उस पर वो जो है डोनेशन लेकर जो है कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट का जो है कोई भी वर्क जो है वो कंडक्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो 9 लाख एनजीओज जो है आज भी इस प्रकार से चल रही हैं पूरे देश के अंदर। अब बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 26,000 एनजीओज आर रजिस्टर्ड एज रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े जो रेजिडेंशियल फ्लैट्स होते हैं, उनके अंदर रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी बनी होती है, जिनका काम सिर्फ वहाँ के जो रेजिडेंट्स होते हैं, उस कॉलोनी के, उस पर्टिकुलर एरिया के जो रेजिडेंट्स होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करना होता है। भाई पानी ठीक नहीं आ रहा है, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए डिपार्टमेंट लगाना है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को हायर करना है, तो उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी, उस पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए वो लोग जो है रेजिडेंशियल वेलफेयर के लिए वर्क करती हैं। ऐसी लगभग 26,000 एनजीओज इस देश के अंदर रजिस्टर्ड है। उसके बाद बात करते हैं केवल 1,55,841 एनजीओ, केवल 1,55,841 एनजीओ जो हैं वो एनजीओ दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। यहां पर बहुत विशेष रूप देने वाली बात है कि 42 लाख एनजीओज में से सिर्फ 1,55,841 एनजीओज ही एनजीओ दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, यहां कारण सारी चीजें स्पष्ट होती जा रही हैं जो मैं आपको बताता जा रहा हूं। देयर आर मोर देन 84,640 एनजीओज इन इंडिया हु आर रनिंग द स्कूल्स। 84,614 एनजीओज हैं जो स्कूल चला रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, स्कूल चलाने के लिए एनजीओ दर्पण पर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार की आप रामलीला कमेटी बना रहे हैं, यानी कि जो म्यूचुअल पब्लिक ट्रस्ट वाली जो एनजीओज हैं 9 लाख एनजीओज, इनको एनजीओ दर्पण की आवश्यकता नहीं है। रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज हैं, उनको एनजीओ दर्पण की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत सारे कारण रहे हैं जिनकी वजह से जो है एनजीओ दर्पण पोर्टल, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा विशेष है एनजीओज के लिए, उस पर रजिस्ट्रेशन ही 1,55,841 हुए हैं। देन आफ्टर देयर आर ओनली 1,80,000 एनजीओज इन इंडिया हु हैज टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट्स। केवल 1,80,000 एनजीओज के पास ही 12A ATG की सुविधा है, यानी कि आज भी जब 12A ATG बहुत ज़्यादा प्रोसेस इजी हो चुका है, उसके बावजूद भी केवल 1,80,000 एनजीओज के पास टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं। देयर आर जस्ट 5,968 एनजीओज इन इंडिया हु आर म्यूचुअली फॉर्मली नोन एज मदर एनजीओज। और आपको पता होना चाहिए कि इन 42 लाख एनजीओज में से मात्र 5,968, यानी कि कुल 6,000 एनजीओज ऐसे हैं जिनको देश भर में जो है मदर एनजीओज के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक तरीके से मान के चलिए कि इस पूरे जंगल राज के जो आप हाथी कह लीजिए, चाहे इसको जो है आप राजा कह लीजिए, चाहे आप शेर कह लीजिए, या आप जो है वनमानुष कह लीजिए, ये सिर्फ 5,968 है। यानी कि पूरी सिस्टम को डकार के बैठने वाले एनजीओज जिन्हें हम कहते हैं मदर एनजीओज के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, वो 5,968 एनजीओज हैं। These 5,960 NGOs in India have been using or consuming the CSR sector and government sector funds across the country for the last many decades.
पिछले कई दशकों से ये जो 5,968 एनजीओज हैं, ये देश भर की जो भी सोशल सेक्टर्स हैं, आपके जो फाइनेंसिंग सेक्टर हैं, चाहे वो सीएसआर का सेक्टर रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट का सेक्टर रहा हो, इन सभी के फंड्स को अकेले डकार जाते हैं। यानी कि इन सभी के फंड्स पर इनकी ही जो है पूरी ताकत लगी हुई है। और ये फंड्स जो है, चाहे वो सीएसआर का हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, इन मोस्टली मदर एनजीओज को, जिनके नाम से हम मदर एनजीओज के नाम से हम जिनको जानते हैं, इन 5,968 एनजीओज के पास ही वो फंड आता है। Because these NGOs whom we recognize as mother NGOs, most of them are either owned by politicians or by their relatives or by corporate houses. क्योंकि ये जो मदर एनजीओज हैं, ये या तो किसी पॉलिटिशियंस की हैं, या उनके रिलेटिव्स की हैं, या फिर ऐसे कॉर्पोरेट घरानों की हैं जिनके पॉलिटिकल लिंक्स आउट होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी एनजीओज को दिन पर दिन जो है और भटकना पड़ सकता है, जो है फंड्स के लिए, ग्रांट्स के लिए। और ऑब्वियस सी बात है, पिछले कई दशकों से हम देख ही रहे हैं कि बहुत सारी एनजीओज परेशान हैं, जिनको ना फंड्स मिल पा रहे हैं, ना ग्रांट्स मिल पा रही हैं। Keeping this in mind, the Madhav Jankalan Foundation (MJKF) was established in the year of September 2018. इन बातों को ध्यान में रखते हुए माधव जन कल्याण फाउंडेशन की स्थापना की गई सितंबर 2018 में। एंड वी स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन विद एडवांस टेक्नोलॉजी एंड द स्पिरिट ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग, डिस्कार्डिंग ऑल ओल्ड मेथड्स। पुरानी पद्धतियों को नकारते हुए, पुरानी पद्धतियों को साइड में रखते हुए, हमने इस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि माधव जन कल्याण फाउंडेशन में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में काम करना शुरू किया, जिसके अंदर चाहे वो एसएमएम हो, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो, चाहे वो क्राउड फंडिंग हो, या अदर सॉफ्टवेयर्स हो। तो जो एडवांस टेक्निक्स हैं यहाँ की, उनको यूज़ करते हुए हमने जो है इसका कंडक्शन, इसको जो है स्टार्ट किया हमने माधव जन कल्याण फाउंडेशन को। एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द फर्स्ट क्वार्टर ओनली। और पहली ही तिमाही में हमने पाया कि अगर बेहतरीन तरीके से विद नॉलेज अगर चला जाए तो एक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ होती है एनजीओ की। अगर हम कर सकते हैं 3 महीने के अंदर, तो बाकी के एनजीओज क्यों नहीं कर पा रहे? ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आकर खड़ा हुआ जब हमने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, ध्यान रखिएगा एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी होती है, समय के साथ अगर हमने परिवर्तन नहीं किया तो हम HMT घड़ी की तरह लुप्त हो सकते हैं, हम कोडेक कैमरे की तरह गायब हो सकते हैं मार्केट से, हम नोकिया मोबाइल की तरह फ्लॉप हो सकते हैं मार्केट में, क्योंकि हम समय से जो है एडवांस टेक्नोलॉजी को जो है अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, हायर नहीं कर पाते हैं। चलिए जी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर एक नई शुरुआत दी गई। इस जर्नी के दौरान we also observed that the working method of the other NGOs or social organizations who were there in the struggling stage, हमने इस जर्नी के दौरान जो अदर एनजीओज थी उनके वर्किंग मेथड को भी हमने ऑब्जर्व किया कि उनका वर्किंग मेथड क्या है, उसमें कहाँ कहाँ गलतियां हैं, जो भी एनजीओ उस समय स्ट्रगलिंग स्टेज के अंदर थी। एंड इन द फर्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ, और उसी फर्स्ट क्वार्टर में हमने पाया दैट ऑल द बैकवर्ड या स्ट्रगलिंग एनजीओज और सोशल इंस्टीट्यूशंस हैड ओनली वन डेफिशिएंसी, उनके अंदर सिर्फ एक कमी है। जितने भी हमने एनालाइज किया इस चीज़ को, तो हमें पता लगा जितने भी स्ट्रगलिंग एनजीओज हैं या बैकवर्ड जो बैकफुट पर जा चुके एनजीओज, उनके अंदर सिर्फ एक ही कमी थी, और वो कमी क्या थी? दैट वाज द लेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी। यानी कि बिना प्रॉपर ज्ञान के, बिना प्रॉपर जानकारी के हम एनजीओज खोलकर बैठ गए, बिना प्रॉपर गाइडेंस के हम एनजीओज को चला रहे हैं, बगैर जो है किसी प्रकार के रिसर्च किए बिना किसी ज्ञान के हम लोग एनजीओज को जो है ऐसे ही अंधे खाते में चलाए जा रहे हैं, और फिर हम परेशान होते हैं कि हमें ग्रांट्स नहीं मिल पा रही, फंड्स नहीं मिल पा रहे। इन order to give a direction to all the struggling NGOs, a meeting of organization was addressed on 10th February 2019 by Mr. S.K. Yadav, founder and chairman of MJKF, for the purpose of establishing an NGO union, and unanimously the National NGO Federation was established. NGOs को डायरेक्शन देने की दिशा में कुछ संस्थाओं को एड्रेस करते हुए 10 फरवरी 2019 को माधव जन कल्याण फाउंडेशन के फाउंडर मिस्टर S.K. यादव द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया, और उसमें कुछ संस्थाओं को संबोधित करते हुए उनके सामने प्रस्ताव रखा गया एनजीओ यूनियन का, और उस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति के माध्यम से नेशनल एनजीओ फेडरेशन की स्थापना हुई। ध्यान रखिएगा 10 फरवरी 2019 जो कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का स्थापना दिवस है, उस दिन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की स्थापना की गई थी। आफ्टर कंटिन्यूस 2 years, लगातार 2 साल यानी कि 2019 और 2020 का जो हमने वर्ष पार किया, ऑफ टायरलेस हार्ड वर्क, बिल्कुल बिना थके हुए, बहुत मेहनत करते हुए,
विद ऑल आवर एफर्ट्स, जो भी हम अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं उन सभी एफर्ट्स के माध्यम से, दिस फैमिली ऑफ नेशनल एनजीओ फेडरेशन विच स्टार्टेड विद ओनली 300 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस हैड नाउ मेड एन आइडेंटिटी विद 77,600 एनजीओस। 2 सालों की जो मेहनत थी हमारी 2019 की और 2020 की, उसमें हमने बहुत ज़्यादा अथक प्रयास किया, अथक मेहनत की, और उसके बाद ये जो नेशनल एनजीओ फेडरेशन की जो फैमिली थी, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जो परिवार था, जो किसी दिन यानी कि 10 फरवरी 2019 को जो परिवार 300 एनजीओ के साथ स्टार्ट हुआ था, वो 2020 के लास्ट तक, यानी कि 2020 जैसे ही खत्म हुआ था, 2021 की शुरुआत थी, उस समय तक हम 7,600 से अधिक एनजीओस के साथ एक विस्तृत परिवार के रूप में फैल चुके थे ऑल ओवर इंडिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द नेशनल एनजीओ फेडरेशन हैड टू फेस मैनी अप्स एंड डाउन्स। इस दौरान, ये जो 2 साल की हमारी जर्नी थी, इस दौरान हमने बहुत सारे अप एंड डाउन्स जो है फेस किए, और इन अप एंड डाउन्स को फेस करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर आई, जिसने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की कार्यकारिणी को, इसकी वर्किंग्स को, हमारे विचारों को, उद्देश्यों को, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा हद तक निखार दिया। और ये अप एंड डाउन्स भी ज़रूरी थे, क्योंकि अगर ये अप एंड डाउन्स नहीं होते तो शायद अब हम जो प्रयास आपके लिए लेके आने वाले हैं, वो शायद प्रयासों के बारे में हम सोच भी नहीं पाते। अब ये सब चीज़ें क्या थीं, इनके बारे में बात करते हैं। इन ईयर 2021 में द नेशनल एनजीओ फेडरेशन डिसाइडेड टू फोकस ऑन द एडवांस लर्निंग ऑफ द एनजीओज एंड स्टार्टेड द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशनल टॉपिक्स अंडर ए यूट्यूब चैनल कॉल्ड द एनजीओ गुरु, प्रीवियसली नेम एज सोशल न्यूज लाइव, मेनली फोकसिंग ऑन द नॉलेज एनहेंसमेंट ऑफ द एनजीओज। 2021 में नेशनल एनजीओ फेडरेशन की जो हमारी कोर टीम है, उन्होंने विचार किया एनजीओज की एडवांस लर्निंग की ओर, क्योंकि जब तक एनजीओज को एडवांस लर्निंग नहीं होगी अपने कार्यों के बारे में, अपने उद्देश्यों के बारे में, अपनी वर्किंग्स के बारे में, तब तक वो ढंग से काम नहीं कर सकती। और इसी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज को उन्होंने स्टार्ट किया एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है द एनजीओ गुरु, जिसका पिछला नाम, जो कि पहले सोशल न्यूज लाइव के नाम से जो है चलाया जा रहा था, लेकिन कुछ समय से जो है डीएक्टिवेटेड पड़ा था। 2 सालों से लगातार वो डीएक्टिवेटेड था। हम इंतजार करते रहते कि एनजीओज की जो न्यूज़ होगी वहाँ पब्लिश हम करेंगे, इसलिए उसका नाम सोशल न्यूज लाइव था। लेकिन जब लगा कि नहीं, वहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं है और एनजीओज को भी हम ढंग से आगे नहीं ले जा पा रहे हैं, फिर इस सोशल न्यूज़ लाइव नाम के जो यूट्यूब चैनल है, इसको नाम चेंज किया गया इसका, और इसका नाम रखा गया यूट्यूब चैनल द एनजीओ गुरु। तो एनजीओ गुरु के नाम से इसको जो है फिर से एक बार इस पर ध्यान दिया गया, और इसके माध्यम से बहुत सारी जानकारियां आपको जो है डे पर डे हम जो है प्रोवाइड करने लगे, जिससे कि आपका फोकस हो सके नॉलेज एनहेंसमेंट पर, यानी कि सभी संस्थाओं का जो ज्ञान है उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। क्योंकि जितना हम सीखते जाएंगे, ये जो फील्ड है ये अथाह समुद्र है, और इसमें से हम जितना सीखते जाएंगे उतना ही हम कामयाब होते जाएंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑन दिस चैनल वी प्रोवाइड ए लॉट्स ऑफ वीडियोस टू एनजीओज पब्लिकली। हमने पब्लिकली बहुत सारी वीडियोस को यहाँ पर पब्लिश किया, जो कि आप चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। ये बहुत सारी काम की वीडियोस थी, जिनके माध्यम से बहुत सारी एनजीओज ने बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम समय में तरक्की का रास्ता भी जो है पाया। टू एनहेंस देयर नॉलेज एंड टू गाइड देम प्रॉपरली। ये सारी वीडियोस का उद्देश्य एक ही था, आपकी नॉलेज को बढ़ाना, आपको गाइड करना प्रॉपर रूप से कि आप कैसे क्या क्या खुद कर सकते हैं, आपको बेवजह कोई ठग ना सके। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब हम एक साथ राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को साथ लेकर चल रहे थे, और साथ ही साथ माधव जन कल्याण फाउंडेशन, जिसको एक आदर्श के रूप में स्थापित किया गया था कि हम कहीं ना कहीं वर्क करेंगे और ये देखेंगे कि भाई कहाँ हम में कमी है और कहाँ दूसरे की वर्किंग में कमी है, इस सब चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया। देन माधव जन कल्याण फाउंडेशन इज नाउ इन द रैंक ऑफ फर्स्ट 100 एनजीओज इन ऑल ओवर इंडिया। अगर हम देश भर की 100 प्रमुख एनजीओज की अगर बात करते हैं, तो आज के समय में माधव जन कल्याण फाउंडेशन फर्स्ट 100 की लिस्ट में आ चुका है। यानी कि एक 3 साल की मेहनत, यानी कि 2019 से हम 18 के लास्ट से हमने शुरुआत की थी, और आज 2022 के एंड की हम बात करें, ये वीडियो आप दिसंबर में देख रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस जर्नी के अंदर हमने बहुत ही कम समय में अगर टॉप 100 एनजीओज में अपना नाम स्थापित किया है, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट था। और कहीं ना कहीं ये अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि हमने लगातार फोकस किया अपनी लर्निंग के ऊपर, कितना हम ज़्यादा सीख सकें, कितना हम ज़्यादा नॉलेज को जो है बढ़ा सकें।
एनजीओज के संबंध में कितना हम प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त कर सकें, ये सब कुछ कारण इसी के ऊपर बेस्ड था। और आज की डेट में अगर मैं बात करता हूं दिसंबर 2022 की, तो नेशनल एनजीओ फेडरेशन परिवार जो है, हमारा राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का जो परिवार है, उसके अंदर आज की डेट में 30,000 से ज्यादा एनजीओज ऑल ओवर इंडिया से संबद्ध हैं। यानी कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार है वो अब 30,000 से ज्यादा एनजीओज का परिवार बन चुका है, जिसके अंदर मोर देन 3,400 एनजीओज यानी कि 3,400 एनजीओ जो है वो आज अपने सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटीज पर, यानी कि सेल्फ जनरेटेड प्रोग्राम्स पर, सेल्फ जनरेटेड प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। वो किसी के सामने प्रोजेक्ट या ग्रांट के लिए हाथ नहीं फैलाते हैं। आज उनको इतना सक्षम बना दिया गया है इन 3400 एनजीओज को कि वो अगर किसी भी ग्रांट के लिए अप्लाई करें तो ऑब्वियस सी बात है उनको ग्रांट सैंक्शन हो जाती है। बहुत सारी एनजीओज ग्रांट ले भी रही हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण की वजह से कि उन्होंने एडवांस लर्निंग पर ध्यान दिया। उन्होंने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ उनको सिखाना चाहता था। दे फोकस्ड ऑन द टॉपिक्स विच वॉज डिलीवर्ड थ्रू द नेशनल एनजीओ फेडरेशन टिल डेट। अब तक हमने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के माध्यम से जितना भी ज्ञान उनके सामने परोसा, उन सभी एनजीओज, इन 3400 एनजीओज ने, देखिए 30,000 से ज्यादा एनजीओज ऑल ओवर इंडिया जो है नेशनल एनजीओ फेडरेशन से संबद्ध हैं, लेकिन 3400 ही एनजीओज कामयाब क्यों हो सकी? क्योंकि उन्होंने हर एक गाइडलाइंस को पर्टिकुलर रूप से फॉलो किया, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के हर निर्देश का पालन किया, जो हम सिखाना चाहते हैं उन्होंने उसको इंप्लीमेंट किया अपनी वर्किंग्स के अंदर। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो मेरा सुझाव है कि आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ जाना चाहिए। टू ज्वाइन द नेशनल एनजीओ फेडरेशन यू मे कॉल अस ऑन 9991997003। नाउ सम पॉसिबल सिचुएशन इन द नियर फ्यूचर। अगर हम बात करते हैं नियर फ्यूचर की, आने वाले समय में बहुत सारी संभावनाएं और भी दिखाई दे रही हैं, जिस पर अगर हमने अभी से ध्यान नहीं दिया तो या तो हमें एनजीओ की सेक्टर को छोड़ना पड़ेगा, अपनी एनजीओ को बंद करना पड़ेगा, या फिर हम इसमें बहुत बड़ा लॉस उठा सकते हैं। अब वो संभावनाएं क्या क्या होती हैं? मे बी इन नियर फ्यूचर ओनली कॉर्पोरेट सेक्टर्स विल नॉट बी एलिजिबल टू एनहेंस सीएसआर ग्रांट। जैसे कि आपने देखा है कि CSR 01 लागू हुआ। क्यों लागू हुआ? क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो थे, जैसे टाटा की जो है टाटा ट्रस्ट बन गई, अडानी वालों ने अडानी फाउंडेशन बना ली, तो ऐसे ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स थे, ये जो घराने थे, ये अपने CSR ग्रांट को ना आपस में एक्सचेंज कर लिया करते थे। तो हो सकता है अब आने वाले जो भविष्य है, निकट भविष्य जो है, वहां पर ये आपस में जो एक्सचेंज है ना, ये बंद हो जाएगा। शायद इसीलिए गवर्नमेंट ने CSR 01 लागू किया, इसीलिए कंपनी के ऊपर CSR 02 की फॉर्मेलिटी लागू कर दी गई है। आप एक संस्था के साथ 3 साल से ज्यादा जो है CSR डील नहीं कर सकते। कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर घराना अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर घराने को ही जो है फंड ट्रांसफर या ग्रांट ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये काफी सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, नियम निकले हैं, अभी पूर्णतः लागू नहीं हुए। तो जाहिर सी बात है यहां पर एक बहुत बड़ा हमें जो है स्कोप दिख रहा है कि अब जो एनजीओज थी, जिनको हम स्ट्रगलिंग एनजीओज के नाम से जानते हैं, उन एनजीओज को अब एक मौका मिलेगा बहुत बड़े स्केल पर कि वो अपने आप को प्रूव कर सकें। संभावनाएं बहुत भी हैं, और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, जैसे कि मे बी इन नियर फ्यूचर ओनली सेक्शन 8 एनपीओज विल बी एलिजिबल फॉर CSR ग्रांट। अगर आप फाइनेंशियल एक्ट 2020 के आर्टिकल नंबर 36 को पढ़ें, जो कि लागू होने से पहले ड्राफ्टिंग वाला जो मोड है उसको पढ़िएगा आप। वहां पर लिखा हुआ कि CSR ग्रांट्स के लिए जो है सेक्शन 8 एनजीओज जो है एलिजिबल होंगी। मैंने यहाँ पर एनपीओज जो है इंडिकेट इसलिए किया है कि सेक्शन 8 के अंदर नेशनल नॉन प्रॉफिट कंपनी हो जाती है, NPCs बन जाती हैं। तो जितने भी एनपीओज हैं या NPCs हैं, वही केवल जो है एलिजिबल होंगी CSR ग्रांट के लिए आने वाले समय में। तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक इस चीज का अंतर और भी लगा सकते हैं कि जो एक नया प्रोग्राम डाला गया स्टार्टअप्स का, आपको पता नहीं हो, बहुत ही कम लोग एनजीओ, बहुत ही लिस्ट एनजीओ जानते हैं कि स्टार्टअप्स के लिए सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 8 कंपनीज आर द एलिजिबल। सेक्शन 8 वाले जो एनजीओज हैं वही स्टार्टअप्स के लिए एलिजिबल हैं, और स्टार्टअप्स में डायरेक्टली आप जो है 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में जो है ट्रस्ट और सोसाइटी का भविष्य खत्म हो जाए। ये सिर्फ संभावनाएं हैं जो इस लाइन के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा दी गई हैं। मे बी इन नियर फ्यूचर ओनली मोस्ट ऑफ एनजीओज विल बी ब्लैकलिस्टेड फॉर ATG। हो सकता है निकट भविष्य में बहुत सारे एनजीओ जो है ATG से भी ब्लैकलिस्ट हो जाएं, क्योंकि इस साल अगर हम 2022 की बात करते हैं तो जनवरी के अंदर बहुत सारी FCRA वाली जो एनजीओज थी उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, क्योंकि उनमें या तो टर्नओवर नहीं हो रही थी, अगर हो रही थी तो उनका कोई स्थायी लेखा जोखा नहीं था, कोई हिसाब वो गवर्नमेंट को नहीं दे पा रहे थे।
आपने देखा होगा आज से 2 साल पहले जो है 12 ATG लेना बड़ा मुश्किल हुआ करता था, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती थी और उन फॉर्मेलिटीज से बचने के लिए कहीं ना कहीं सुविधा शुल्क हम देते थे, 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करते थे, तब जाकर जो है एनजीओ का 12A और ATG हुआ करता था। आज के समय में जो है आप खुद ऑनलाइन फाइल कीजिए, 12 ATG अगले दिन आपके घर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अगर जिस सिस्टम को इतना आसान किया है तो ऑब्वियस सी बात है कल को आने वाले समय में गवर्नमेंट कहीं आपसे ये ना पूछ ले 3 साल के बाद या 5 साल के बाद जब आप उसको रिन्यू कराने जाते हैं तो गवर्नमेंट कहीं आपसे ये ना पूछ ले कि भाई इन 5 सालों में आपने कौन सी CSR ग्रांट ली है जिसके लिए हम आपके ATG को रिन्यू करते हैं। आपने कौन से आप अपनी बेनिफिशियरी लिस्ट दिखाई है जिन डोनर्स को आपने जो है ATG के तहत जो है इनकम टैक्स में प्रोविजन के अंदर छूट दिलवाई है। तो हो सकता है इन सवालों के साथ आपके एनजीओ को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए अगले आने वाले समय में ATG के लिए। ये सिर्फ संभावनाएं हैं, लेकिन इन संभावनाओं से जो है बचा नहीं जा सकता है। मे बी नियर फ्यूचर ओनली BSW MSW क्वालिफाइड विल बी एलिजिबल टू रन एन एनजीओ। हो सकता है आने वाले समय में BSW और MSW करे हुए जो देखिए एनजीओज के लिए स्पेशल रूप से जो है पढ़ाई होती है, बैचलर इन सोशल वर्क, मास्टर इन सोशल वर्क, और आजकल देखा हमने कि 10वीं पास 12वीं पास अंगूठा छाप लोग जो है एनजीओ खोल के बैठे हुए हैं। तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में BSW MSW क्वालिफाइड लोग ही एनजीओ को रन कर सकेंगे। ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई नियम जो है आगे से लागू हो जाए। इन सभी चीजों को नकारा नहीं जा सकता। मे बी इन नियर फ्यूचर ओनली 60% ऑफ द टोटल एनजीओज विल डाई ड्यू टू लेक ऑफ नॉलेज एंड फंड्स। और सबसे बड़ी संभावना जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से है, जो संभावना बिल्कुल, मैं इसको संभावना नहीं कहूंगा, एक भविष्यवाणी है कि मोर देन 60% एनजीओज जो है वो लेक ऑफ फंड की कमी की वजह से या फिर लेक ऑफ नॉलेज, हम कह सकते हैं कि लेक ऑफ नॉलेज, फंड्स का मैटर तो बहुत दूसरा हो जाता है क्योंकि अगर आपकी नॉलेज अपडेटेड है तो फंड्स की कोई कमी नहीं होती है। तो आने वाले फ्यूचर में मोर देन 60% एनजीओज जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी क्योंकि उनको अपना ज्ञान ही नहीं है कि हमें एनजीओ चलाना कैसे है। उनके पास फंड ही नहीं होगा जब वो बिना जानकारी के एनजीओज को चलाएंगे, उसको रन करेंगे। तो इन सभी चीज़ों के जो मैंने आपके सामने संभावनाएं रखी है, इन संभावनाओं को आप पिछले कुछ सालों के जो उदाहरण हैं उनसे भी आप जो है टाई अप जो है टैली कर सकते हैं। सच एज द सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन थ्रू साइनोप्सियम्स बाय CSR फंडिंग एजेंसी। आजकल आपने देखा होगा पहले एनजीओज को CSR एजेंसी उसके लिए भटकना पड़ता था। आजकल फंडिंग एजेंसी, CSR एजेंसी जगह जगह साइनोप्सियम कर रही हैं, वहां पर एनजीओज को इन्वाइट कर रही हैं कि आइए हमारे पास फंड्स हैं, आओ अपने आप को प्रूव कीजिए, इस साइनोप्सियम में ऐड हो जाइए, अपने आप को बताइए, ठीक है, अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए, हम आपको फंड देंगे। तो अब CSR कंपनियां जो है जगह जगह पर कैंपेन और प्रोग्राम करके जो है फंडिंग एजेंसीज को क्यों ढूंढ रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वहां तलवार लटकी हुई है। कल तक क्या था, लेन देन आपस में कर लिया जाता था। कोई भी एक एजेंसी जो है, एक एनजीओ अपनी सेट हो गई, उसके साथ जो है 1 साल तो काम किया, उसके बाद जो है अपना यूटर्न करते रहे। तो अब वो मार्केट बंद होने वाली है CSR 01 की वजह से, इसलिए उन्होंने साइनोप्सियम लगाने स्टार्ट कर दिए। ब्लैक लिस्टिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन विद FCRA के साथ जो है बहुत सारे एनजीओज को जो है ब्लैक लिस्ट किया गया था, है ना। रजिस्ट्रेशन एलिजिबिलिटी ऑफ सेक्शन 8 फॉर स्टार्टअप, जो मैंने आपको उदाहरण बताया कि केवल स्टार्टअप के लिए सेक्शन 8 वाले एनजीओज ही एलिजिबल हैं, है ना। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR 01 एंड CSR 02, CSR 01 और CSR 02 को का लागू किया जाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिछले 2 वर्षों में हमने देखी हैं कि इनकी वजह से जितनी भी संभावनाएं मैंने आपको बताई हैं, ये सारी संभावनाएं संभव हो सकती हैं बिल्कुल, और ऐसा बिल्कुल लागू होने वाला है। तो क्यों ना आज ही उसके लिए तैयारी कर ली जाए। और इन सभी पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ज़्यादा जो है कोशिश की, बहुत सारा प्रयास किया अपने चैनल के माध्यम से, द एनजीओ गुरु चैनल के माध्यम से, कि हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहें। लेकिन वहाँ भी आप लोगों ने बहुत सारी कमियां रखी। आप लोग जानकारी को शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग जानकारी को पूरा नहीं देखते हैं, आप वीडियो को स्किप कर जाते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका लॉस है। तो आप हमें, अभी तक जो लोग हमारे नए व्यूअर्स हैं वो हमें द एनजीओ गुरु चैनल पर जो है फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर। Although we tried tirelessly to make organizations aware through videos, workshops, seminars, webinars, but due to the increase in the number of fake consultants or untrained consultants and YouTubers who are engaged in spreading false informations for their personal benefit only, in all the ways, now this attempt also seems to have failed now. हमने हालांकि बहुत प्रयास किया वीडियोस के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से, वेबिनार्स के माध्यम से, कि हम जो है आपको अच्छी जानकारियां, सही जानकारियां समय समय पर दे सकें। लेकिन इन जानकारियों की वजह से काफ़ी सारे जो है अनट्रेंड कंसल्टेंट पैदा हो गए, काफ़ी सारे फेक कंसल्टेंट्स ने इन वीडियोस का फ़ायदा उठाया। और आप लोग जो वीडियोस को शेयर नहीं करते हैं आपस में, जानकारियां शेयर नहीं कर रहे हैं आपस में, आपकी इस कमी का फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी सारे जो है फेक यूट्यूबर्स जो है पैदा हो गए।
जिनका काम हो गया फॉल्स इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना, यानी कि झूठी जानकारियां जो है सोशल मीडिया पर प्रकाशित करना, और आप लोग मजे से उनको देखते हैं, फॉलो अप करते हैं। आप देखते हैं उनको कि भाई वो जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं एनजीओ के बारे में, लेकिन रास्ता कभी नहीं बताएंगे कि किस रास्ते ये काम होगा, लेकिन हम उनके फॉलोअर्स बने हुए बैठे हैं। इन्हीं सब कमियों की वजह से एनजीओ जो है ठगी का शिकार होने लगे, और इन सब का कारण आप खुद हैं। ये बात शायद बुरी लगे, लेकिन यू ऑल आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। आप खुद उस चीज के लिए कारण हैं, आप खुद उसके जो है कारक हैं, क्योंकि अगर आप सही इंफॉर्मेशन को सही जगह तक जो है स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे, तो शायद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती। आज हमने देखा बहुत सारे एनजीओ पड़े रहते हैं चक्रों में, काफी सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, हम फ्री में 12 वे करा रहे हैं, हम फ्री में एटीजी करा रहे हैं। यार फ्री में कौन काम करता है? चलिए मैं एक काम कर देता हूं, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध सभी संस्थाओं के लिए हमें एक एप्रिसिएशन लेटर तैयार करना है। बताइए कौन सा व्यक्ति है जो तैयार करके दे देगा 30,000 संस्थाओं के लिए? भाई फ्री में कोई काम नहीं कर रहा, फिर ये 12 वे एटीजी लोग फ्री में क्यों बांट रहे हैं? आप इनकी अंदर की जो भावना है उनको मत जो है समझ नहीं पा रहे हैं। ये टेक्निकल इश्यूज होते हैं, यहां पर बहुत सारी टेक्निकल जानकारियां होती हैं संस्था के बारे में, जो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने रखते हैं। इस फ्री के चक्कर में वो आपकी संस्था की ऐसी गलत जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने रख देते हैं कि जिस दिन आप उसको रिन्यू कराने के लिए जाएंगे उस दिन आप सबसे पहले ब्लैकलिस्ट किए जाएंगे। हम इस बात से अवेयर नहीं है, बस हम 24 घंटे ढूंढते रहते हैं कहां फ्री का मिल रहा है। हमारा फ्री में 12 वे करवा दे कोई, हमारा फ्री में एटीजी करवा दे, हमारा फ्री में एनजीओ दर्पण करवा दे। ठीक है, जो चीजें फ्री में हो सकती हैं उनके लिए हम वीडियोस बनाते हैं कि भाई जिनको आप सेल्फ असेसमेंट में कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जहां फ्री का लालच दिखाकर आपके भविष्य को जो है दांव पे लगाया जा रहा है, लेकिन आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल इस चीज के लिए। हमने बहुत सारे प्रयास जारी किए, जैसे कि वर्कशॉप के माध्यम से। इन वर्कशॉप्स में जैसे आपको पता होगा 26 और 27 नवंबर की ऑलरेडी एक वर्कशॉप हमारी कंडक्ट हो चुकी है इस ईयर की, और अपकमिंग ईयर में जो पहली हमारी वर्कशॉप है वो 11 और 12 फरवरी को है। 2 दिन की ये वर्कशॉप है, टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का रहेगा। ये वर्कशॉप सुशीला वेलफेयर फाउंडेशन के कैंपस में न्यू कॉलोनी महुरिया मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित की जाएगी। मिर्जापुर यूपी में 2 दिन की ये वर्कशॉप जो कंडक्ट होने वाली है, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। महासंघ से संबद्ध संस्थाओं के लिए वर्कशॉप का जो शुल्क है वो मात्र 499 रुपये है, और जो संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध नहीं है उनके लिए 999 रुपये का शुल्क जो है निर्धारित किया गया है, जिसके अंदर आपकी फूडिंग और लॉजिंग फैसिलिटी भी अवेल करा दी जाएगी आपको, यानी कि खाने की और रहने की रुकने की जो आपकी व्यवस्थाएं हैं, डॉर्मेटरी व्यवस्थाएं, वो है वहां पर व्यवस्थित कर दी जाएंगी। तो कोशिश कीजिए इस प्रकार की वर्कशॉप्स को अटेंड करने के लिए। इन वर्कशॉप में आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपको जीरो टू हीरो बनने का चांस मिलता है आपको। तो इन वर्कशॉप्स को आप जो है जरूर जो है अटेंड करें। साथ ही साथ काफी सारी एनजीओज हैं जो चाहती हैं कि हम अपने लिए फंड्स भी कलेक्ट कर लें, और कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी रूप में कंसल्टेंसी के वर्क में भी इंगेज्ड हैं। तो उनके लिए भी हमने एक अपॉर्चुनिटी निकाली है बिजनेस फ्रेंचाइजी के रूप में, जो कि एनजीओ कंसल्टेंसी सर्विसेज के रिगार्डिंग है। आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से द एनजीओ गुरु चैनल से एफिलेटेड जो है आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं बिजनेस कंसल्टेंसी के लिए, एनजीओ कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए, जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड एनजीओ दर्पण रजिस्ट्रेशन, अनलिमिटेड एनजीओ ईएन अनुदान रजिस्ट्रेशन, अनलिमिटेड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी सुविधाएं जो है आपको जो है अनलिमिटेड रूप से मिल रही है। काफ़ी सारी रजिस्ट्रेशन जो आपको है वो पर मंथ के रूप से आपको जो है फ्री मिलेंगे, और काफ़ी सारी सर्विसेज जो हैं वो आपको डिस्काउंटेड प्राइजेस पर मिलेंगी। लेकिन यहाँ और उनमें एक फ़र्क रहेगा कि जो अदर कंसल्टेंट हैं उनका शायद आने वाले समय में लोग भरोसा करना कम कर देंगे। अगर हमारे सर्टिफाइड जो है हमारे फ्रेंचाइजी, हमारे कंसल्टेंट्स जो है अगर मार्केट में रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि संस्थाओं को कहीं ना कहीं ये डर जो है सताना कम हो जाएगा कि कहीं उनके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो जेन्युइन रूप से कंसल्टेंसी कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है आपको। उसके लिए हमने एक प्रावधान निकाल दिया कि अब हम सर्टिफाइड जो है अपने यहाँ से जो है कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करेंगे, जो कि माधव एनजीओ कंसल्टेंसी के माध्यम से जो है वो सर्टिफाइड होंगी। द एनजीओ गुरु जो चैनल है आपका, वहाँ से वो लोग सर्टिफाइड होंगे और वो लोग जो है कंसल्टेंसी कर सकेंगे। उसके लिए आप जो है दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ एनी एनजीओ कैन नाउ रन ए कंसल्टेंसी टू रेज फंड्स फॉर देयर नॉन प्रॉफिट्स। ये सारी कंसल्टेंसी सेवाएं क्यों होती हैं? क्योंकि एनजीओ अपने लिए फंड्स वहाँ से जनरेट कर सकें,
खुद के लिए, अपने नॉन प्रॉफिट वर्क्स के लिए जो वहाँ से फंड कलेक्ट कर सकें। आपके लिए अगर आप किसी संस्था की जो है एनजीओ दर्पण में हेल्प करवा रहे हैं, आप ई अनुदान करने में हेल्प कर रहे हैं, आप एमएसएमई करने में हेल्प कर रहे हैं, और वो अपनी स्वेच्छा से आपको 100-500 रुपये, 1000 रुपये का डोनेशन दे रही है, तो वो एक फंड रेजिंग है आपके लिए। मैं इस काम को गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बिजनेस नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि आप जो है आप अपनी संस्था के लिए फंड रेजिंग कर सकते हैं इस माध्यम से। एंड वी विल प्रोवाइड यू द सपोर्ट। हमारी तरफ से, हमारी टीम की ओर से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा इसमें। तो जो भी संस्थाएं इच्छुक है इस काम के लिए, वो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। एज ए फ्रेंचाइजी आप जो है वहां पर कंसल्टेंसी चला सकते हैं, एंड यू विल बिकम एन ऑथराइज कंसल्टेंट, और आप हमारे द्वारा एक सर्टिफाइड, एक ऑथराइज कंसल्टेंट होंगे जिसका मार्केट में लोग भरोसा कर सकें। क्योंकि आज द एनजीओ गुरु चैनल का आप लोग इतना भरोसा कर चुके हैं। आज द एनजीओ गुरु चैनल, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपके बीच में एक विश्वास का दूसरा नाम बन चुका है। तो ऐसे में अगर आप इससे जुड़कर सर्विसेज दे रहे हैं, इससे जुड़कर सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये अपने आप में एक ऑथेंटिक होगा और लोग इस पर भरोसा भी करेंगे। चलिए जी, बट इट्स नॉट इनफ। अब मैंने आपसे कहा कि इतना पर्याप्त नहीं है, अब किस चीज़ की कमी रह गई? ऑब्वियस सी बात है कि हम सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, हम जानकारियां जो है वेबिनार, सेमिनार, वर्कशॉप के माध्यम से प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं है। अरे भाई, जिस कोर्स को करने के लिए बीएसडब्ल्यू 3 साल लगती है, एमएसडब्ल्यू लगाने के लिए दोनों करो तो 5 साल लग जाती हैं, वैसे करो तो 6 साल लग जाती हैं। क्या वर्कशॉप, ये जो वेबिनार, सेमिनार से इनके माध्यम से सारी जानकारी, 6 साल की जो जानकारियां हैं, वो 6 साल का जो ज्ञान है वो आप अकेले उठा सकते हैं? नहीं पॉसिबल है। अगर गवर्नमेंट ने कल को डिसाइड कर दिया कि एक्सपीरियंस लोग ही एनजीओ चला सकते हैं, तो कहाँ से लाएंगे आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट? कहाँ से लाएंगे कि आपने कोई कोर्स किया हुआ, आपने कोई ट्रेनिंग ली हुई है, आपने कोई जो है सर्टिफिकेट कोर्स लिया हुआ है एनजीओ रनिंग से संबंधित? ये सारी चीज़ें थी जो बहुत सारे सवाल खड़ी करती है कि क्या भविष्य होगा हमारी एनजीओ का, क्या हम आगे एनजीओ को रन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारी ऐसी नॉलेज है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं इसके अंदर जिनसे हम अवेयर नहीं है अभी तक। मैं गारंटी लेता हूं मोर देन 80% एनजीओज आर नॉट अवेयर ऑफ द बेसिक ऑफ द नॉन प्रॉफिट्स। जो नॉन प्रॉफिट के बेसिक्स हैं उसके बारे में अवेयर नहीं है। एनजीओ मैनेजमेंट, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वॉलंटियर मैनेजमेंट, बेसिक बजटिंग फॉर द नॉन एनजीओज, वेरियस टाइप ऑफ फंड्स, मेकिंग योर केस फॉर ग्रांट सपोर्ट, प्रपोजल राइटिंग, ग्रांट सीकर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एनजीओज, फंड रेजिंग एसेंशियल्स, क्राउड फंडिंग एसेंशियल्स, ये बहुत सारे टॉपिक हैं। प्रपोजल राइटिंग तो एक ऐसा टॉपिक है जो एनजीओ को ये मान के चलिए कि इस समय हुआ लगता है कि यार प्रपोजल नहीं लिख पाएंगे अपन, अपने को कंसल्टेंसी चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल लिख सकते हैं यार, कंसल्टेंट भी तो कहीं से सीखा होगा ना। आप क्यों नहीं सीख रहे हैं? अगर सीखेंगे तो बहुत कुछ होगा। बेसिक ऑफ नॉन प्रॉफिट क्या होता है, बहुत सारे एनजीओ को नहीं पता होता। एनजीओ मैनेजमेंट किसे कहते हैं, अगर ये शायद पता होता तो आज के समय में देश की सारी एनजीओ मदर एनजीओ होती, क्योंकि हमें एनजीओ मैनेजमेंट ही नहीं पता। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें नहीं पता होती है कि हमारी संस्था के अंदर जो कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं, उपाध्यक्ष बने हुए हैं, हमारे यहाँ जो खजांची बने हुए हैं, सचिव बने हुए हैं, इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, हमें उसके बारे में नहीं पता। हमें वॉलंटियर मैनेजमेंट नहीं आता, हमें डोनर मैनेजमेंट नहीं आता, हमें बेसिक बजटिंग नहीं आती कि हम बेसिक बजटिंग कैसे करें अपने एनजीओ के लिए, कितने प्रकार के फंड होते हैं, हमें यही नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता जी फंड दे दो, हमें ये नहीं पता कि फंड कितने प्रकार होते हैं, रिकरिंग फंड क्या होता है, नॉन रिकरिंग जो है डोनेशन क्या होता है, हमें यही नहीं पता होता है। मेकिंग योर केस फॉर ग्रांट सपोर्ट, हम अपने किसी भी केस को ग्रांट सपोर्ट के लिए कैसे बना सकते हैं, हमें इसका तरीका नहीं पता। हमें प्रपोजल राइटिंग नहीं आती, हमें ग्रांट सीकर मैनेजमेंट नहीं आता है ना, हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आते एनजीओज के लिए, हमें फंड रेजिंग एसेंशियल्स नहीं पता, हमें क्राउड फंडिंग एसेंशियल्स नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता है। नॉन प्रॉफिट गाइड टू ईयर एंड गिविंग, है ना, वेरियस टाइप ऑफ ग्रांट्स फॉर एनजीओज, कितने प्रकार की ग्रांट्स होती हैं एनजीओज की, हमें नहीं पता। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या कैसे किया जाता है वो नहीं पता हमें। मार्केटिंग एसेंशियल्स क्या है ये नहीं पता हमें। ग्रांट सीकिंग एसेंशियल्स क्या है हमें ये नहीं पता, है ना। शेल्टर मैनेजमेंट और टूल किट्स क्या होती हैं, शेल्टर फंडामेंटल्स क्या होते हैं, हमें ये नहीं पता। हम जो है भिक्षावृत्ति के लिए, हम बुड्ढों के लिए जो है शेल्टर होम तो खोलना चाह रहे हैं, लेकिन हमें शेल्टर फंडामेंटल्स नहीं पता है, कहाँ से आएगा फंड। हम लोग जो है बच्चों के लिए जो है, जो विकलांग दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए हम स्कूल खोल चुके हैं, लेकिन हमें उसके शेल्टर फंडामेंटल्स ही नहीं पता है। ग्रांट कहाँ से मिलेगी हमें। रिस्क मैनेजमेंट एंड फंडिंग पार्टनरशिप नहीं पता हमें, तो हमारे साथ कोई फंडिंग क्यों करेगा हमें, जब तक हमारे अंदर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा। हम फंडिंग पार्टनरशिप जो है पॉलिसी को नहीं अपनाएंगे तो। रिमोट प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं नहीं पता हमें। एनजीओ डाटा मैनेजमेंट कैसे करते हैं नहीं पता। बहुत सारे एनजीओ को आज तक यही नहीं पता डॉक्यूमेंटेशन कौन से होते हैं। रिस्पॉन्स ऑपरेशन एंड सेटअप कैसे किया जाता है, कैसे रन किए जाते हैं रिस्पॉन्स ऑपरेशंस। मैनेजिंग चेंज इन एनजीओज, एनजीओज के अंदर जब भी चेंज होते हैं वो कैसे मैनेज कर सकते हैं उसको।
रूट कॉज ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, है ना, जो परफॉर्मेंस के अंदर जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके रूट कॉज क्या हैं। बहुत सारी इन चीज़ों से जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता, और शायद ये सब चीज़ों, इन सब चीज़ों का ज्ञान जो है वर्कशॉप, ये जो हमारे वेबिनार सेमिनार्स होते हैं, शायद इन सब के माध्यम से दे पाना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास। छोटे छोटे वर्कशॉप होते हैं, लिमिटेड टाइम होता है, बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते, समय का अभाव होता है। जब तक हम सीखने का मन नहीं बनाएंगे तब तक बहुत कुछ ऐसा है जो हम इसके बारे में नहीं सीख पाएंगे। और शायद आपको ना पता हो, 50+ कोर्स अवेलेबल हैं एनजीओ सेक्टर के। बहुत सारी चीजें हैं सीखने और सिखाने की। अगर इन कोर्स को हम कंप्लीट कर लें तो हम एनजीओ सेक्टर के अंदर, लोग आज तक जो है ट्रेंड करते थे कि मदर एनजीओ, लेकिन हम कहते हैं द ट्रेंड ऑफ मदर एनजीओज हैज बीन गॉन, नाउ इट्स अ टाइम फॉर द फादर एनजीओ। अब जो समय आया है वो फादर एनजीओ के लिए आया हुआ है। मदर एनजीओ का समय गया, लेकिन वो तभी आ पाएगा जब आप ये सभी कोर्सेज को कंप्लीट कर लेते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लर्न करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा आप सीखने का प्रयास करेंगे, उतना ही ज्यादा जो है आप अपने एनजीओ को स्मूथली चला सकेंगे, और आपको कभी भी ग्रांट्स के लिए, फंड्स के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। होगा कैसे? नाउ वी आर गोइंग टू ओपन एनजीओ ट्रेनिंग सेंटर रन एंड डेवलप्ड बाय नेशनल एनजीओ फेडरेशन। अब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपना एनजीओ ट्रेनिंग सेंटर जो है खोल चुका है, आप लोगों के नॉलेज में होगा। रिसेंटली हमने जो है एनजीओ ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कर दी है, और अब जो है उसमें एडमिशंस, उसके अंदर जो है काउंसलिंग्स, हर एक चीज़ की सुविधाएं जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। अब एनजीओ ट्रेनिंग सेंटर ओपन है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का, जिसके अंदर आप ये सारे कोर्सेज, ये सारी जानकारियां आप बेहतरीन तरीके से आ सकते हैं, सीख सकते हैं, ये सारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, कैसे सब चीज़ें पॉसिबल होंगी, अब उस पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 7, 2023। नए वर्ष के अंदर 7 अप्रैल से पहला बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन लाइन इसके लिए बिल्कुल ओपन कर दी गई है अभी से। आप चाहें तो आज, अभी की डेट से जो है अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। पहला बैच 7 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा, और याद रखिएगा ये 15 दिनों की ट्रेनिंग रहेगी। 15 दिनों का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको सिखाई जाएंगी। एवरी मंथ, हर महीने 2 बैच रहेंगे, यानी कि पहली 7 तारीख को जो बैच है, और सेकंड बैच जो रहेगा वो 22 अप्रैल से रहेगा। तो हर महीने की 7 और 22 तारीख को जो है नए नए बैच स्टार्ट होंगे, जिसके अंदर आप स्वयं भी सीखने आ सकते हैं, आप अपने जो संस्था के वॉलंटियर्स हैं उनको सीखने भेज सकते हैं। बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू कर रहे जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने ट्रेनिंग के उद्देश्य से आप जो है बाकायदा इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के उद्देश्य से भी आप जो है इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 15 दिन का एनजीओ ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, जिसका ट्रेनिंग चार्ज जो है वो कुल 21,000 रुपये रखा गया है, जिसके अंदर आपकी रहने और खाने की व्यवस्थाएं भी इसमें इंक्लूड रहेंगी। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं पहले बैच के लिए, तो आप 6,000 रुपये पे कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बाकी के 15,000 रुपये जो आपके शेष रहे, वो आप ऑन स्पॉट, आपको जो पहले दिन जब आप ट्रेनिंग सेंटर में एंट्री करेंगे उस दिन आपको काउंटर पे करने पड़ेंगे कैश में। तो आप इसके लिए जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स पर हम लोग वर्क करेंगे। और याद रखिएगा, इस बार 2023 के अंदर हमारा पूरा टारगेट है दैट वी विल क्रिएट द फादर एनजीओज। मदर एनजीओज का ट्रेंड को हम खत्म कर देंगे, और अब हम जनरेट करेंगे फादर एनजीओज को। ऐसे एनजीओज जो देश भर में अपनी एक पहचान बना सकेंगे, एक बहुत ही कम समय में एक बहुत ही अच्छी सक्सेस को जो है अचीव कर सकेंगे। इन सभी चीज़ों पर फोकस रहेगी ये पूरी की पूरी 15 दिनों की ट्रेनिंग, ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, आप जल्दी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर 2022 है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप आने वाली हमारी जो वर्कशॉप है 11 और 12 फरवरी, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रही है मिर्ज़ापुर में, आप उसको भी अटेंड करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है आप 15 दिनों के एनजीओ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी अपना रजिस्ट्रेशन आज ही करना सुनिश्चित करवा लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।